जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है कुदरत का न्याय। रोहित बाहर सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी किचन में से सुनीता आवाज़ लगाते हुए बोली, अजी सुनते हो, तुम्हारे बाबूजी आज फिर से कांता कांता के नाम की रट लगाए हुए थे। पूछ रहे थे तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई अभी तक। अरे मेरे खाने का समय हो गया है। सुनीता किचन में से चिल्लाते हुए रोहित से बोली, अरे सुनीता, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें तो पता ही है बाबूजी को भूलने की बीमारी है, फिर क्यों सारा दिन चिल्लाती रहती हो? अपना भी दिमाग खराब करती हो और मेरा भी। अरे फिर क्यों मेरे सर पर लाकर बिठा दिया तुमने मुसीबत को? यहाँ मैं अकेले घर के काम करूँ, तुम्हारे बच्चों को देखूँ या फिर तुम्हारे उस भुलक्कड़ बाबूजी को? अरे खुद तो सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हो और मुसीबत मेरे गले छोड़ जाते हो। एक दिन घर में रहकर संभाल कर देखो, पता चल जाएगा। दरअसल 1 साल पहले तक रोहित के माँ बाबूजी अपने गांव में ही रहते थे। रोहित की पत्नी सुनीता तो माँ बाबूजी के साथ रहना भी पसंद नहीं था और ना ही गांव की मेहनत भरी जिंदगी पसंद थी। इसलिए दोनों बेटे बहू अपने बच्चे को लेकर शहर में आकर रहने लगे। हालांकि रोहित अपने माँ बाबूजी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सुनीता के आगे उसकी एक न चली। गांव में ही रहकर बाबूजी ने मुनीम जी का काम किया करते थे और गांव के सरपंच भी थे और माँ उनके सभी कामों में उनका हाथ बटाया करती थी। इतना बुढ़ापा आने पर भी दोनों अपना काम खुद ही कर लिया करते थे और अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट थे। एक दिन कांता जी और रघुवीर जी सरपंच के काम से कहीं बाहर जा रहे थे। तभी बेकाबू होता हुआ एक ट्रक आया। कांता जी ने ट्रक को देखते ही रघुवीर जी को जोर से धक्का देकर वहां से हटा दिया और खुद ट्रक के नीचे आ गई। उनकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। बेटा और बहू अपने माँ का अंतिम क्रियाक्रम करके 4 दिन रहकर फिर वापस अपने घर चले गए। पत्नी के यूं अचानक चले जाने का सदमा रघुवीर जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। रघुवीर जी अब बिल्कुल अकेले रह गए और अकेलेपन से धीरे धीरे उनकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। रघुवीर जी के कुछ दोस्त उनसे मिलने के लिए अक्सर आया करते थे। उनकी ऐसी दिमागी हालत देखकर उन्होंने रोहित को फ़ोन करके रघुवीर जी के अकेलेपन के कारण बिगड़ी तबीयत के बारे में बताया। हालांकि रोहित की पत्नी सुनीता बाबूजी को अपने पास रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसने रोहित को भी साफ साफ मना कर दिया था। रोहित, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं तुम्हारे बूढ़े बाप का बोझ अपने सर पर नहीं झेल सकती। तुम उनका इंतज़ाम कहीं और कर देना। रोहित ने कहा, गांव वाले क्या सोचेंगे? आखिर बाबूजी गांव के सरपंच हैं। इस बात का हवाला देते हुए रोहित ने अपनी पत्नी को मना लिया और गांव जाकर बाबूजी को शहर लेकर आ गया। रघुवीर जी के दिमाग की कमज़ोरी को समझते हुए एक दिन रोहित रघुवीर जी को शहर के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि यह एक दिमागी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। एक बार ध्यान से सुनो, तुम इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। इन्हें अकेले बाहर मत निकलने देना और अकेले घर के दरवाजे तक भी मत जाने देना। और अगर ये कभी बाहर जाएं तो घर का एक मेंबर इनके साथ होना चाहिए। डॉक्टर की दी गई सलाह अब रोहित ने अपनी पत्नी को बताई तो वह बोली, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे बाबूजी को, सब सुनते हैं, सब समझते हैं, बस हमें परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। रघुवीर जी अपने बेटे और बहू के पास शहर आ तो गए थे। एक तो वह अपनी पत्नी के जाने से पहले से ही दुखी थे, दूसरी अपनी बहू के कड़वे स्वभाव के कारण भी वे वहाँ भी चैन से नहीं रह पा रहे थे। सबके बीच में रहकर भी रघुवीर जी अपने आप को अकेला ही पाते थे। बेटा सुबह सुबह ही अपने ऑफिस के लिए चला जाया करता था और बहू की तो आंखों में बाबूजी पूरा दिन ही खटकते थे। वे दिन भर अपने कमरे में अकेले ही पड़े रहते थे। सुनीता सुबह शाम 2 वक्त की रोटी देकर अपना पल्ला झाड़ लिया करती थी। बैठे बैठे रघुवीर जी भूल जाया करते थे कि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कांता जी अभी किचन से आएंगी और कहेंगी, आ गए आप सरपंच के काम करके, थक गए होंगे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कांता जी रघुवीर जी की दुनिया से तो चले गए थे, लेकिन उनके दिमाग से और दिल में वह अभी भी बसे हुई थी। अपनी पत्नी के सपनों में खोए रघुवीर जी एकदम से चौंक गए जब उनकी बहू ने उन्हें हिलाकर कहा, बाबूजी, ओ बाबूजी, बैठे बैठे कितना खाओगे? बैठे बैठे ज़्यादा खाओगे
तो 50 बीमारियां घर कर जाएंगी। थोड़ा काम करते रहा करो तो हाथ पैर चलते रहेंगे। रघुवीर जी अपने आप को संभालते हुए उठकर खड़े हो गए। तभी सुनीता ने बर्तनों का ढेर उनके सामने रखते हुए कहा, इन्हें अच्छे से मांज धोकर रख दीजिएगा। रघुवीर जी घर के आंगन में बैठकर बर्तन मांज रहे थे। इतने में रोहित तैयार होकर दुकान ही जा रहा था कि बाबूजी बर्तन मांजते हुए देखकर बोला, सुनीता तुम्हें पता है ना बाबूजी की हालत ठीक नहीं है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो कब समझोगी तुम? अरे क्या हुआ है तुम्हारे बाबूजी को? अच्छे भले तो हैं। अरे सब काम कर सकते हैं, बिना मतलब बीमार होने का नाटक कर कर बैठे हैं। और कौन सा इन्हें घर के बाहर के काम करवा रही हूँ। डॉक्टर ने वैसे भी इन्हें घर के बाहर भेजने के लिए मना किया है, लेकिन घर के काम तो कर ही सकते हैं। थोड़े से बर्तन मांज लेंगे, कौन से तुम्हारे बाबूजी घिस कर आधे हो जाएंगे। तुम अपने ऑफिस संभालो, मैं यहाँ घर का सब संभाल लूँगी। सुनीता रौब भरी आवाज़ में बोली। रोहित के दिल में बाबूजी के लिए हमदर्दी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह दिल का बुरा नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी के आगे उसकी बोलती बंद हो जाती थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके बोलने पर घर की शांति भंग हो। उसे दिन के बाद से रघुवीर जी रोज़ घर का साफ सफाई और छोटे मोटे काम किया करते थे। अब तो सुनीता रघुवीर जी से कपड़े धोने, बर्तन मांजने और सब्जी काटने जैसे काम भी करवाया करती थी। बहू के बर्ताव के कारण कभी कभी रघुवीर जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाया करते थे। रघुवीर जी की एक पोती थी। उनका बहुत दिल करता था अपनी पोती के संग खेलने का, उसे अच्छी अच्छी कहानी सुनाने का, लेकिन सुनीता अपनी बेटी को उनके नज़दीक भी नहीं जाने देती थी। रघुवीर जी से दूर रखने के लिए सुनीता उसे हमेशा कमरे में बंद करके रखा करती थी। कभी कभी जब उनकी पोती आंगन में खेला करती थी तो वह उसे दूर से ही अपनी पोती को खेलते हुए देखते रहते थे और उसी में खुश हो जाया करते थे। एक दिन रघुवीर जी का बाहर जाने का मन हुआ। हालांकि रघुवीर जी को रोहित ने समझा दिया था कि बाबूजी तुम कहीं बाहर अकेले मत जाना, यदि कभी जाना भी हो तो मुझसे कह देना या सुनीता को अपने साथ लेकर जाना। लेकिन रघुवीर जी अपने बेटे द्वारा दी गई हिदायत को भी भूल गए। सुनीता से बोले, मैं थोड़ी देर के लिए यहीं बाहर बरामदे में बैठा हूँ। और रघुवीर जी बाहर बरामदे में जाकर बैठ गए। बाहर बैठे बैठे रघुवीर जी भूल गए कि उनका घर कहाँ है। वे शुद्ध-बुद्ध खोकर भटकते हुए सड़क पर इधर उधर टहलने लगे और सोचने लगे कि वह अब घर कैसे पहुँचेंगे। अंदर ही अंदर उन्हें बहुत डर लग रहा था। सड़क पर इधर उधर से आई हुई जोरदार गाड़ियाँ उन्हें बहुत परेशान कर रही थीं। उधर सुनीता ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली कि बाबूजी को सुबह से शाम हो गई, वह अभी तक घर क्यों नहीं आए। शाम को जब रोहित ऑफिस से लौटकर आ रहा था तो देखा कुछ लोग एक आदमी से पूछ रहे थे, अंकल जी आप कहाँ रहते हो, कुछ बताओ। पास जाकर देखा तो वे उसके बाबूजी थे। रोहित रघुवीर जी को लेकर घर आया और डांटने लगा, जब मना किया था तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी। और सुनीता तुम देख नहीं सकती थी? तुम्हें पता है बाबूजी की दिमाग की हालत ठीक नहीं है, फिर भी क्यों जाने दिया तुमने बाहर बाबूजी को? अगर इन्हें कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? उधर सुनीता चिल्लाती हुई अपने कमरे से बाहर आई और बोली, खुद तो आप सारा दिन बाहर चले जाते हो और अपनी भुलक्कड़ बाबूजी को मेरे सर पर छोड़ जाते हो। सुनीता ने कहा, चिल्लाना है तो अपने बाबूजी पर चिल्लाओ, मुझ पर नहीं। बेटी बहू के बीच में होने वाली लड़ाई का कारण खुद को जानकर रघुवीर जी सहम गए। अपने बेटे बहू के घर आकर रघुवीर जी की हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। अब तो रघुवीर जी के भूलने की आदत के कारण सुनीता उन्हें कभी कभी खाना भी नहीं देती थी, क्योंकि रघुवीर जी को याद ही नहीं रहता था कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं। लगे हाथ इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसने एक और चाल चल दी। सुनीता ने धोखे से बाबूजी से अंगूठा लगवाकर गांव वाली ज़मीन जायदाद मकान सब कुछ अपने नाम पर करवा लिया और यह बात रोहित को भी पता नहीं लगने दी। कुछ दिनों के बाद सुनीता का जन्मदिन था। उसने जन्मदिन मनाने के लिए अपनी सारी सहेलियों को अपने घर पर बुलाया। सुनीता की सहेलियों ने सारा घर सर पर उठाकर धमा चौकड़ी मचा रखी थी। फरमाइश हुई कि हमें गर्मा गर्म समोसे खाने हैं। सुनीता ने तुरंत बाबूजी को समोसे बनाने के काम में लगा दिया। बेचारे बीमार रघुवीर जी
उसके लिए सिर्फ एक नौकर बनकर ही घर में रह रहे थे। अपने कप कपाते हुए हाथों से जैसे तैसे करके उन्होंने समोसे बनाकर मेज पर रख दिए। जैसे ही सबने खाना शुरू किया, छी छी, थू थू थू, यह क्या समोसे बनाए हैं? बूढ़े, तेरे को समोसे बनाने भी नहीं आते? सुनीता, तेरे ससुर ने तो पूरी पार्टी का मजाक खराब कर दिया। तूने इतना गंदा खाना खाने के लिए हमें घर में बुलाया था? अरे इससे अच्छा खाना तो हमारे घर के सर्वेंट बना लेते हैं। ऐसा खाना तो हमारे घर के कुत्ते भी नहीं खाएंगे। सुनीता ने सभी को शांत करते हुए कहा, अरे दरअसल बाबूजी की दिमागी हालत ख़राब होने के कारण इन्होंने नमक की जगह चीनी डाल दी है समोसों में, बस फिर क्या था। सुनीता सारी सहेलियों के सामने ही बाबूजी पर अपने तानों की बाढ़ सुनानी शुरू कर दी और अपनी सारी सहेलियों के सामने ही उसने इतनी जली कटी बातें सुनाई। थोड़ी देर बीतने के बाद सारी सहेलियां मुंह टेढ़ा करती हुई अपने अपने घर चली गईं। उधर देखा तो बाबूजी अपनी पोती को लाड़ कर रहे थे। एक काम भी ठीक से नहीं होता आपसे, मेरी सहेलियों के सामने आपने मेरी नाक कटवा दी। बोलते हुए सुनीता अपनी बेटी को खींचते हुए वहाँ से रसोई घर में चली गई। रसोई घर में जाकर देखा तो रघुवीर जी ने गैस पर दूध चढ़ाकर छोड़ दिया था। पतीले में दूध पूरा जलकर खाक हो गया था। दूध को देखते ही सुनीता का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अब तो हद ही कर दी बुढ़े ने, आज तो इसकी वजह से मेरा पूरा घर ही जल जाता, पता नहीं कितना नुकसान करेगा मेरा। बड़बड़ाते हुए सुनीता अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जब रोहित अपने ऑफिस चला गया तो सुनीता रघुवीर जी से पास गई और बोली, बाबूजी चलो आज आपको डॉक्टर के यहाँ चेकअप करा लाती हूँ, आपकी सारी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं। रघुवीर जी डॉक्टर के जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। जब वे इस घर में आए थे तो उनके बाद आज पहली बार था जब वे इतने खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बहू ने इतने प्यार से जो कहा था, और आज अपनी बहू को इसी बात से बहुत खुश होकर ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। बहू के साथ घर से निकलते हुए रघुवीर जी उसे बहुत आशीर्वाद देते जा रहे थे। रघुवीर जी का डॉक्टर शहर के दूसरी तरफ था। अस्पताल के पास पहुंचकर सुनीता ने उन्हें वहीं एक बेंच पर बिठा दिया। बाबूजी आप यहीं बैठ जाओ, मैं अंदर नंबर लिखवा कर आती हूँ, तब तक आप यहीं बैठना। यह बोलकर सुनीता अंदर नंबर लिखवाने चली गई। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक सुनीता नंबर लिखवाकर वापस नहीं आई थी। बेचारे रघुवीर जी भूखे प्यासे कड़ी धूप में वहीं बेंच पर बैठे बैठे अपनी बहू का इंतज़ार कर रहे थे। उनको इंतज़ार करते करते अब तो सुबह से शाम और रात होने को आई थी। सारे डॉक्टर भी अस्पताल से जा चुके थे। वहाँ के एक पहरेदार ने सुबह से ही रघुवीर जी को वहाँ पर बैठे हुए देखा तो उनके पास आकर पूछा, बाबूजी आप यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? सुबह से शाम तक में रघुवीर जी सब कुछ भूल चुके थे, उन्हें अपना नाम तक याद नहीं था। उस पहरेदार ने उन्हें याद दिलाने की बहुत कोशिश की और आजू बाजू में पूछ कर देखा कोई उन्हें जानता है क्या, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला। रात होने को आई थी। उस पहरेदार को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उस पहरेदार ने गुमशुदा न्यूज़ वालों को फ़ोन लगाकर सूचना दी। थोड़ी ही देर में सारे न्यूज़ चैनल वाले वहां पर पहुंच गए और समाज सेवा संगठन भी वहां पर पहुंच गए, जिन्हें न्यूज़ रिपोर्टर वालों ने खबर दी थी। रिपोर्टर रघुवीर जी से एक के बाद एक सवाल पूछते रहे, लेकिन वह अपने बेटे के नाम के अलावा कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने रघुवीर जी का वीडियो बनाकर सभी चैनल पर शेयर कर दिया और वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। और रघुवीर जी से पूछताछ के दौरान जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी, वह भी सारी जानकारी उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से पहुंचाई। जब रात को रोहित अपने ऑफिस से घर आया तो हैरान होते हुए बोला, सुनीता बाबूजी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए हैं? अकेले तो कहीं फिर से नहीं चले गए? अरे मुझे क्या पता कहाँ गए तुम्हारे बाबूजी, बिना बताए कहीं भी चले जाते हैं। मैं क्या सारा दिन उनके आगे पीछे नाचती ही रहूँगी? बस मेरे पास यही काम रह गया है क्या? आपके बाबूजी की पहरेदारी कहीं करती रहूँ? मैं तो तंग आ गई हूँ इनकी भूलने की बीमारी से। अच्छा ही हुआ बुढ़ा खुद ही चला गया। सुनीता नज़र चुराते हुए बोली, सुनीता तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आता मेरे बूढ़े लाचार बीमार पिता पर?
पता नहीं कहाँ होंगे मेरे बाबूजी और किस हाल में होंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रोहित रघुवीर जी की चिंता में डूबा जा रहा था। फिर अपने आप को संभालते हुए बाबूजी को ढूंढने के लिए निकल गया। बाबूजी भूख प्यास देखकर समाज संगठन वाले उनको खाना पीना खिलाया। बेचारे सुबह से भूखे प्यासे रघुवीर जी खाने को देखकर ऐसे टूटे जैसे बरसों से भूखे हों। उधर न्यूज़ चैनल पर रघुवीर जी का वीडियो देखकर किसी ने आकर रघुवीर जी के घर का पता दे दिया। अब न्यूज़ चैनल वाले रघुवीर जी को लेकर स्वयं समाज संगठन वाले उनके घर के पते पर पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसकी माँ उसे तरह तरह की चीज़ देकर बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह चुप नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने दादाजी को देखा, दादू दादू चिल्लाती हुई उनकी ओर दौड़ती आई और रघुवीर जी ने बड़े ही प्यार से उसे गोदी में उठा लिया और दुलार करने लगे। बच्चा तुरंत ही चुप हो गया, लेकिन रघुवीर जी को देखकर सुनीता हैरान हो गई। वह रघुवीर जी को नफरत भरी आंखों से घूरे जा रही थी। सुनीता को यकीन नहीं था कि वह अपने भूलने की बीमारी के चलते रघुवीर जी घर वापस नहीं आ पाएंगे। रघुवीर जी को देखते ही उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। घर पर आए रिपोर्टर और समाज सेवा संगठन ने सुनीता से रोहित का मोबाइल नंबर लिया और उसे फ़ोन करते हुए तुरंत घर पहुंचने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में रोहित हैरान परेशान होता हुआ घर पर पहुंच गया। आकर बाबूजी को सही सलामत देखा तो उसकी जान में जान आई। घर में रिपोर्टर आए हुए थे और सुनीता से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने सारा मामला घर रोहित को बताया। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस वाले भी पहुंच गए। जोर देकर जब पुलिस वालों ने पूछताछ करना शुरू किया तो सुनीता ने कबूल किया कि उसने गांव वाला मकान अपने नाम पर करवाने के बाद बाबूजी से छुटकारा पाने के लिए उन्हें अस्पताल के बाहर छोड़कर आई थी। रोहित तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो और पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने यह सब सुनते ही सुनीता को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुनीता चिल्लाते हुए बोली। हिम्मत? हिम्मत तो तुमने अभी मेरी देखी कहाँ है? एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए रोहित बोला। तुम्हारे कारण मैं इतने साल अपने माँ बाबूजी से अलग रहा। तुम्हारी हर छोटी बड़ी जाति को मैं बर्दाश्त करता रहा। अब जब बाबूजी बीमार हैं तुम्हें तब भी उन पर तरस नहीं आया। उनका ध्यान रखने की बजाय तुमने उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब कर दी। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो यह सोचकर मैं हमेशा चुप रहता था। मुझे लगा तुम थोड़े दिनों में अपने आप ही समझ जाओगी। मुझे क्या मालूम था तुम जैसी औरत कभी भी समझती नहीं है। और आज तो तुमने हद ही कर दी। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि यह मेरे बाबूजी की क्या हालत होगी। कल को अगर तुम्हारे बाबूजी के संग कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे कुछ तो सोचा होता। रिश्ते में वह भी तुम्हारे पिता ही लगते हैं। रोहित अपने बाबूजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मैं ही आपका गुनहगार हूँ। यदि मैंने शुरू से ही सुनीता की मनमानी पर अंकुश लगाया होता और अपनी बात कठोर तरीके से कही होती तो आज यह नौबत नहीं आती। मैंने इसकी बातों में आकर वहाँ आपको अकेला छोड़कर शहर आ गया और माँ के जाने के बाद आपका मैं ठीक से ध्यान नहीं रख पाया। मुझे माफ़ कर दो बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, मैं ही आपका गुनहगार हूँ। कहते कहते रोहित की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। तभी समाज सेवा संगठन और पुलिस वाले बोले, हम आप लोगों को एक मौका और दे रहे हैं। इसके बाद भी यदि तुमने अपने बाबूजी का ख्याल ठीक तरीके से नहीं रखा और कोई भी लापरवाही की तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। सीधे जेल के पीछे डाल देंगे तुमको। फिर बहाते रहना वहाँ बैठकर आंसू। रोहित इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ इंस्पेक्टर साहब। आगे से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन आप अपने बाबूजी का ख्याल अच्छे से रखना।
हर समय समय पर हम इन्हें चक्कर लगाकर देखने आते रहेंगे। यह कहकर इंस्पेक्टर साहब वहाँ से चले गए। समाज सेवा संगठन के सदस्य ने वहाँ रुककर सुनीता से बोले, बाबूजी तो भूलने की बीमारी है, चाहे लाख बुरे हों, लेकिन देखा जाए तो उनमें एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है कि उन्हें तुम्हारे बुरे कर्म कभी याद नहीं रहेंगे। यह सब सुनकर सुनीता जैसे ज़मीन में ही गड़ी जा रही थी। सुनीता को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने बाबूजी से हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी मांगी। अपनी बहू को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते देख रघुवीर जी बोले, बेटा क्यों रो रही हो, क्या हुआ, कोई तकलीफ़ है क्या तुझे? क्योंकि रघुवीर जी को तो जो भी कुछ हुआ था वह सब कुछ भूल चुके थे कि उनकी बहू ने उनके साथ क्या किया था, और सब कुछ भूलकर अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। बहू की आंखों से पछतावे के आंसू गिरे जा रहे थे और उसने मन ही मन में एक अच्छी बहू बनने का दृढ़ संकल्प कर लिया। लेकिन सुनीता और रोहित के रिश्ते में खटास आ गई थी। सुनीता ने अपने प्यार और समर्पण से बाबूजी की इतनी सेवा करी कि वह सेवा देखकर रोहित के मन में फिर से सुनीता के लिए वही प्यार धीरे धीरे जागने लगा और उनकी गृहस्थी हंसी खुशी चलने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहते हैं सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी तरह सुनीता को भी अपनी गलती का एहसास हो गया तो रोहित और रघुवीर जी ने उसे माफ़ कर दिया। क्या यह आपकी नज़र में सही है? उन्होंने माफ़ करके सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों।